क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए गौरव। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए गौरव। धन्यवाद सर। वैक्सीन ले लिया है? नहीं सर। एक भी डोज नहीं लिया? नहीं सर। क्यों? सर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो उसमें गाइडलाइंस आई हैं कि 3 मंथ के बाद ही आप वो वैक्सीन लगा सकते हैं, इसलिए सर मैंने अभी तक वैक्सीन का डोज नहीं लिया। अच्छा, ये बताया, अगर कोरोना पॉजिटिव आदमी 1 महीने के अंदर ही वैक्सीन लगा ले जी सर। तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? इसमें सर जो पॉसिबल जो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उसमें सर पहला है कि सर जो वायरल डोज बॉडी के अंदर है और वैक्सीन के थ्रू भी जो वायरल डोज डाला जाएगा तो उससे सर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं सर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, देखिए गौरव, आप सुरक्षित दूरी पे हैं, आप चाहें तो मास्क हटा भी सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। बताइए अपने बारे में कुछ। जी सर, मेरा नाम गौरव है। मैं राजस्थान के चूरू ज़िले का निवासी हूँ। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चूरू ज़िले से ही की है। उसके पश्चात सर मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है IIT BHU से। कबड्डी खेलना सर मेरी हॉबी है। राजस्थान के प्राचीन खेल चरबर में मेरी सर विशेष रुचि रही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सर मैंने 12वां स्थान हासिल किया है और UPSC में मेरा ये प्रथम प्रयास है सर। वेरी गुड, बधाई हो। बनारस में आप रहे हैं 4-5 साल तक। जी सर। बताइए बनारस की क्या खासियत है? कुछ इस तरीके से बताइए ताकि जो कभी गया ना हो उसके मन में लालच पैदा हो जाए कि एक दफ़ा बनारस का दर्शन कर लिया जाए। सर जो बनारस है सर, मैं उसकी सर 4 बातें बताना चाहूँगा जिससे सर किसी को भी सर बनारस में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा सर। सर सबसे पहले सर ये कल्चरल कैपिटल है ये पूरे भारत की, जिसमें सर जो बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, जैनिज़्म, इनके सर जो रूट्स हैं वो उस जगह से लगे हुए हैं सर। दूसरा सर मैं बताना चाहूँगा सर जो बनारस है सर, वो उसको गलियों का शहर कहा जाता है। एक प्राचीन शहर है जिसमें जो प्राचीन जो किस तरीके से जीवन शैली जी जाती है उसके बारे में सर पता चल सकता है। तीसरा सर मैं जो गंगा है और उसके जो घाट हैं और उसके अराउंड जो कल्चर डेवलप हुआ है वहाँ का, सर मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। चौथा सर जो वहाँ पे जो संगीत है, ध्रुपद संगीत के जो प्रोग्राम होते हैं और जो वहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट है और जो बाकी दर्शनीय स्थल हैं सर, जैसे वहाँ पे संकट मोचन बालाजी का मंदिर है, दुर्गा कुंड है, विश्वनाथ का मंदिर है, तो सर ये सब चीज़ें सर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं बनारस के बारे में। अच्छा, आपके इस पूरे विवरण में बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति का इशारा नहीं मिला। ये इत्तेफाक है या किसी खास मनोवृत्ति का सूचक है? सबसे पहले मैंने जो बताया कि यहाँ पे अलग अलग जो रिलीजन है सर, उनकी सबकी ये एक जन्मस्थली रही है, तो वहाँ पे सर सामाजिक सौहार्द काफ़ी अच्छा है। अच्छा, बनारस आपने कहा गलियों का शहर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बड़ा गंदा है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि इसे एक जापानी शहर का कि सहोदर शहर कहा गया था, सिस्टर सिटी कहा गया था। क्या असर पड़ा है सिस्टर सिटी बनाने से? वाराणसी में कुछ परिवर्तन हुआ है? जी सर, अभी जो सर सिस्टर सिटी, क्योटो की सिस्टर सिटी बनारस को बनाया गया है सर, उसके बाद सर जो सुधार देखा गया है सर, एक तो जो स्वच्छता है उसके अंदर सुधार आया है। स्पेशली सर जो घाट्स हैं उनको सर वापस से पुनर्निर्माण किया गया है उनका, तो वहाँ पे सर काफ़ी स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। उसके अलावा सर जो ट्रैफिक है उसमें भी सर काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया है। जब मैं बनारस में था तब मैंने देखा था कि वहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, उसमें सर अभी इम्प्रूवमेंट आया है, उसमें टेक्नोलॉजी को सर इंक्लूड किया गया है। तो उसके बाद सर ये 2 सुधार मुझे लगते हैं कि जो पिछले कुछ समय में हुए हैं। फिर भी भारत के जो शहर सामान्यतः हैं, बनारस के अलावा अन्य भी शहर हैं, भारत के शहर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त दिखते हैं। लगता है भारत में शहरी आयोजन को पर्याप्त इज्जत नहीं दी जाती है नीति निर्माताओं द्वारा। आपको क्या लगता है ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, इसकी कदर हो पा रही है? क्या कोई शहर अभी तक स्मार्ट बन पाया? जी सर, यह बात सत्य है कि भारत में जो अर्बन प्लानिंग है वो काफ़ी वीक रही है सर। उसका एक मुख्य कारण है सर जो हमारी सिटीज़ हैं वो काफ़ी पुरानी है सर, तो उनमें सर उस समय अर्बन प्लानिंग नहीं थी। दूसरा सर जो हमारे जो सामाजिक जो आंकड़े हैं सर, जैसे गरीबी है, उनके कारण सर जो स्लम एरिया डेवलप हो गए हैं उनके कारण इश्यू है। जहाँ तक बात है सर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सर, तो जो सिटीज़ बाद में डेवलप हुए हैं जैसे जयपुर है उसका सर निर्माण हुआ था, चंडीगढ़ को बाद में स्थापित किया गया था। ऐसी जो सिटीज़ हैं उनका सर काफ़ी अच्छा
परफॉर्मेंस रहा है जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर। और बाकी सर जो चेंजेस हैं वो इमीडिएट नहीं आएंगे, वो थोड़ा टाइम के बाद सर मुझे लगता है कि ये चेंजेस दिखाएंगे ठीक है अर्बन गौरव। इंफ्रास्ट्रक्चर। गौरव, जी सर। अब चूरू से आते हैं। बनारस से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की है माइनिंग इंजीनियरिंग में, जी राइट? सर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जी शहर का नाम हो गया वाराणसी। जी सर। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ अंतर है? सर जो वाराणसी का नाम पड़ा है सर, 2 रिवर के नाम पे पड़ा है, वरुणा प्लस असी। मैं नाम की बात जी नहीं सर। कर रहा हूँ, बनारस और वाराणसी के बीच में कुछ अंतर है? जी सर, ये जो बनारस है सर, वो सर उसका एक वाराणसी का बिगड़ा हुआ नाम है सर, जो प्राकृत भाषा के अंदर चेंज होने की वजह से उसका नाम सर बनारस है। अच्छा, तो पहले वाराणसी था, फिर बाद में बनारस हो गया, जी सर। और फिर बाद में अभी वाराणसी इसका वाराणसी हो ऑफिशियल गया। नाम। ठीक है, आपके अंदर कितना बनारस बचा हुआ है? सर कुछ हद तक मुझे लगता है कि बनारस के एलिमेंट्स हैं मेरे अंदर। क्या अभी क्या? सर कुछ भाषा के अंदर जो उसका इम्पैक्ट आया है। दूसरा सर जो इम्पैक्ट आया है सर, जो वहाँ की गंगा जमुना तहजीब थी और जो मैंने वहाँ का कल्चर देखा, उसका भी सर मुझे लगता है मेरे ऊपर इम्पैक्ट आया है। तीसरा सर, मैंने वहाँ पे जो पढ़ाई की है मेरी इंजीनियरिंग की, उस दौरान सर मैंने जो कुछ सीखा है सर, वो आज भी सर मेरे अंदर वैल्यू के रूप में। अगर प्रशासक के रूप में बनारस में आपको भेज दिया जाता है तो सबसे पहला 3 काम आप कौन सा करेंगे? क्योंकि आपने बनारस को बहुत करीब से देखा होगा। जी सर। तो 3 प्रायोरिटी आपकी कौन कौन सी होगी एक प्रशासक की हैसियत से? सर सबसे पहला सर ट्रैफिक को सही करना। कैसे करेंगे सही? उसमें सर मैं 3 जो मेन आइडिया सोच पा रहा हूँ इस पे। सर सबसे पहले तो सर जो लाइट्स हैं उनको सर यदि डिजिटली लाइट कर दें, स्मार्ट लाइट्स वगैरह लगाएं। तो लाइट तो लगी गई हैं, रेड लाइट सब? जी सर लगी हुई हैं, लेकिन जितना मैंने बनारस में देखा था सर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो उनमें सर की थोड़ा सुधार हो सकता है मुझे लगता है। अच्छा, ठीक। और दूसरा सर जो ट्रैफिक पुलिस जो प्रशासन है उसमें सर मैं सुधार करना चाहूँगा सर उनके अंदर। क्या गड़बड़ियां हैं अभी उनमें? सबसे पहले तो सर कि हर जो भी पॉइंट है जहाँ पे ट्रैफिक चौक होते हैं वहाँ पे सर अवेलेबल नहीं रहती है ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, तो उनको डिप्लॉय करेंगे सही जगह पे, ठीक। और जी सर, जो पॉइंट आइडेंटिफाई करके कि इस जगह ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक तो है, उस हिसाब से सर जो रेशनलाइज करना पड़ेगा जो पुलिस फोर्सेज है वहाँ ठीक। पे। और उसके अलावा सर जो ट्रैफिक मोबिलिटी है सर, उसका सर डाटा एनालिसिस करके कुछ वेब पोर्टल वगैरह तैयार करवा सकते हैं। और जो एक हो गया information ट्रैफिक, दूसरा? सर मैं वहाँ पे स्वच्छता पे ध्यान देना चाहूँगा सर, सैनिटेशन पे। ठीक है, और तीसरा? सर तीसरा वहाँ पे मैं जो क्राइम है सर उसके ऊपर सर क्राइम को रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा सर, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर के पास है बनारस। कौन तो से उसकी- बॉर्डर के पास है? जो यूपी बिहार का। यूपी बिहार के बॉर्डर से बनारस लगता है? सर बनारस लगता नहीं है, लेकिन उससे काफ़ी करीब है सर जो, तो उसकी वजह से सर वहाँ पे थोड़ा क्राइम का भी इशू रहता है सर। अच्छा, जिस इंटरव्यू के लिए आप आए हैं उस इंटरव्यू के कुछ गाइडलाइन हैं, कुछ नॉर्म्स है जो यूपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया है, आपने पढ़ा है उसको? जी सर। तो उसमें 7 पैरामीटर दिए हुए हैं कि 7 पैरामीटर पर एक कैंडिडेट को चेक करना चाहिए पर्सनालिटी टेस्ट में। वो कौन कौन से हैं 7 पैरामीटर? सॉरी सर, मैं अभी उनको रिकॉल नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, उसमें से एक पैरामीटर दिया हुआ है एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप। जी सर। तो एक प्रश्न सुझाइए आप हमें जिससे आपकी इस एबिलिटी की जांच हो सके, कि अगर मैं ये प्रश्न पूछ लूं तो आपकी इस एबिलिटी को मैं जांच सकता हूं। सर किसी भी केस स्टडीज़ के थ्रू मेरी इस एबिलिटी को चेक किया जा जैसे? सकता है सर। सर जैसे इसे सोशल कोहेशन कैसे, किसी भी केस स्टडी से सोशल कोहेशन कैसे हो सकता है? सर जैसे किसी 2 कम्युनिटीज़ के बीच में यदि कुछ विवाद है तो उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। ठीक है, उससे और लीडरशिप कैसे इससे जांच होगी? लीडरशिप सर, जब भी किसी कम्युनिटीज़ के बीच में विवाद होता है सर, तो वहाँ पे सर किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, लीडर को आगे आना पड़ता है, दोनों ग्रुप को सर समझाना पड़ता है, तो वहाँ से सर लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो भी चेक हो सकती है सर। आपने एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ा है? जी सर। आईआईटी कानपुर की एक स्टडी बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सूखे के कारण हुआ था। जी सर। कैसे हो गया होगा सूखे के कारण? मैं सूखे का कारण जानना नहीं चाह रहा हूँ, सूखे की वजह से सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा? जी सर, जो सिंधु घाटी सभ्यता है सर, वो सर रिवर्स के अलोंग थी सर, तो उनका जो मेजर सोर्स ऑफ वाटर था वो सर रिवर रहा होगा। ठीक है, सर ड्रॉट होने की वजह से सर पानी की कमी हो गई होगी, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण जो है सर कि वहाँ पे पेडी क्रॉप्स का ज़्यादा उगाया जाता था सर। मुझे लगता है कि यदि वो ड्रॉट पड़ी होगी तो उसकी वजह से सर जो वहाँ पे एग्रीकल्चर है वो ख़त्म हो गया होगा सर, तो उससे सर फूड सिक्योरिटी को चैलेंज मिला होगा सर। एक उदाहरण ऐसा आप बता सकते हैं कि
जिसमें स्मार्ट गवर्नेंस तो हमें दिखती है लेकिन गुड गवर्नेंस नहीं है। कुछ एग्जाम्पल से बात स्पष्ट कीजिए, और एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जो स्मार्ट नहीं है लेकिन गुड गवर्नेंस का उदाहरण हो। जी सर, मैं इस विषय पे थोड़ा विचार करना चाहूँगा सर। सबसे पहला एग्जाम्पल सर जो स्मार्ट गवर्नेंस का है सर, लेकिन वो गुड गवर्नेंस का नहीं है, उसमें सर जो अभी माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था सर, उसका सर उस समय ट्रेन को अलाउ किया गया था माइग्रेंट वर्कर के लिए सर। उनमें सर अलाउ करने के लिए सर उनको ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग करनी थी वो सर स्मार्ट सॉल्यूशन था, लेकिन सर मुझे लगता है कि गुड सॉल्यूशन नहीं, गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल नहीं था, क्योंकि वर्कर सर हाँ ठीक है, दूसरा असेस नहीं कर एग्जाम्पल, पाते थे। दूसरा एग्जाम्पल बताइए। दूसरा एग्जाम्पल सर गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है सर कि जो रात्रि चौपाल वगैरह लगते हैं सर, जिसमें सर जो प्रशासक है वो गांव में जा के सर चीज़ों को जो भी प्रॉब्लम है रूरल एरिया की उनको सोल्व करने की कोशिश करता है। तो ये एक स्मार्ट नहीं है सर, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट कंज्यूमिंग एफर्ट है, लेकिन ये गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल ज़रूर है सर। बहुत बढ़िया गौरव सर। यस गौरव। जी सर। गौरव, आपने जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है क्या नाम है उसका? सर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। मैं मान के चलता हूँ महाराजा गंगा सिंह किसी रियासत के राजा रहे होंगे? जी सर। किस रियासत के? सर बीकानेर के राजा रहे थे। ठीक है, अब तो भारत आज़ाद हो चुका है। जी सर। आपको क्या लगता है कि अभी भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम महाराजाओं के नाम पे रखे जाने चाहिए या उन्हें बदल देना चाहिए? खासतौर से तब जब यूनिवर्सिटीज़ या जो विश्वविद्यालय हैं वो वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बेहतरीन उपक्रम है। सर जो विश्वविद्यालय का नाम है सर वो आज के समय उसकी हेरिटेज बन गया है सर। तो सर जो हेरिटेज है उस विश्वविद्यालय की पहचान है सर, उसमें सर अभी चेंज नहीं करना चाहिए। और सर दूसरा सर जो महाराजा गंगा सिंह थे उनका सर जो सोसाइटी के अंदर सर कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा था सर। तो इसलिए सर मुझे बताएं राजस्थान में ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का नाम जो कि किसी महिला के नाम पे रखा गया हो? भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम जो महिला के नाम से शुरू होता हो? सर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सर। ओपन यूनिवर्सिटी कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी है? भारत की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जिसका नाम किसी ट्राइबल वेमेन के नाम पे रखा गया हो? सॉरी सर। क्या उनका योगदान भारत राष्ट्र के विकास में नहीं रहा होगा? जी सर ज़रूर रहा होगा, और सर यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी दिए होंगे सर। मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, आपने तो लोहिया कॉलेज से मास्टर्स किया है शायद उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। मुझे बताएं कि राम मनोहर लोहिया की जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी थी, राजनीतिक समाजशास्त्र था, विषय आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा है। जी सर। वहाँ पे कास्ट, क्लास, जेंडर और लैंग्वेज, ये इनकी जो इंटरसेक्शनैलिटी है उनके विचारों में कहाँ पाई जाती है? सर राम मनोहर लोहिया दे उनका सर समाजवाद था सर। उनके समाजवाद को सर गांधी के जो विचारों से गांधी का समाजवाद नहीं, कास्ट, क्लास, जेंडर एंड लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में लोहिया क्या विचार प्रस्तुत करते हैं? जी सर, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में सर जो लोहिया जी थे वो हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के सर संरक्षक थे, ताकि सोसाइटी में यूनिटी आ सके सर। दूसरा सर कास्ट के प्रति सर उनके आइडियाज़ काफ़ी रेडिकल थे और वो कास्ट को सर जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। क्या उपाय बताया उन्होंने? सर मैं अभी सर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। आगे चलते हैं। जी सर। जेंडर के बारे में? सर जेंडर सर मेनली उनका सर डायरेक्ट कोई जेंडर के लिए रिलेटिव आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया था कि जो वुमेन है उनका सर जो लेबर में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उनको इक्वल अधिकार मिलने चाहिए सर। आइडिया नहीं था या परिचित नहीं है? सर ये ठीक है, कंफर्म नहीं हो सर। तो मुझे बताएं कि उन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया। जी सर। सप्त क्रांति ये कौन कौन सी हैं? सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। गौरव, मुझे बताएं कि आप तो बनारस में काफ़ी अच्छा समय आपने व्यतीत किया है। जी सर। प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ से सांसद हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रधानमंत्री जी ने किन गांवों को गोद लिया है? सॉरी सर मैं इस विषय के बारे में भी अवेयर नहीं हूँ सर। इस स्कीम का क्या उद्देश्य है? जी सर, इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है सर कि जो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हर साल में एक गांव को आदर्श गांव के रूप में डेवलप करना है, वहाँ का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई डेटा है जो ये बताता हो कि इन पिछले लोकसभा में कितने गांवों का विकास इस योजना के अंतर्गत हो गया हो? सॉरी सर इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ सर। कोई बात नहीं, मुझे बताएं कॉफ़ी क्लब क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है सर, उसमें सर जो G4 ग्रुप है, जो UNSC के अंदर परमानेंट सीट्स आते हैं, तो उनका सर विरोध करने के लिए सर एक ग्रुप बनाया गया है, कॉफ़ी क्लब। उसको कौन कौन से कंट्रीज हैं कॉफ़ी क्लब में? सर कॉफ़ी क्लब में मैक्सिको है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, ये अर्जेंटीना है, ये सर मेन कंट्रीज है इसमें सर जो विरोध करती हैं G4 का। ठीक है, भारत, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि भारत जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चेयरमैनशिप कर रहा है 1 महीने के लिए, जी सर, उसके सामने कौन से 3 प्रमुख लक्ष्य हैं? पहला लक्ष्य है सर भारत को टेररिज्म के खिलाफ सर जो हमने डेफिनेशन का सर वो प्रपोजल दिया था सर, उसको रखना चाहिए। दूसरा सर जो अफ़गानिस्तान का इशू है सर, उसमें सर जो ग्लोबल पावर्स हैं उनको सर कुछ इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है ज़्यादा। सर तीसरा जो इशू है सर, उसमें सर कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड सर जो IPR के ये जो आप बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो बता रहे हैं, वो आप अपने अनुसार बता रहे हैं या भारत की घोषित नीति कुछ इससे अलग है? आपने पढ़ा है कहीं? जी सर, मैंने जो मेन 4 पढ़े थे सर, अच्छा, उसमें से सर 3 मैंने बताए हैं सर। ठीक है, अच्छी बात सर। गौरव जी, आप कबड्डी खेलते हैं? जी सर। कबड्डी ओलंपिक्स में है? नहीं सर। अच्छा, क्रिकेट भी खेलते हैं? जी सर। वो ओलंपिक्स में है? नहीं सर। बताइए, इंडियंस ज़्यादातर गेम ऐसे खेल रहे हैं जो ओलंपिक्स में नहीं। अच्छा, वैसे ओलंपिक्स में खराब परफॉर्मेंस का कारण क्या है इंडिया के, आप क्या समझते हैं? जी सर, जो ओलंपिक्स के अंदर भारत की जो परफॉर्मेंस रही है सर, उसके जो मैं कुछ मुख्य 5 कारण जो सर मैं बताना चाहूँगा सर। प्लीज़। उसमें सर सबसे पहला है जो हमारा सोशल एटीट्यूड है गेम्स के लिए, तो सर वो अप्रोप्रिएट नहीं है सर। दूसरा सर मैं जो कारण बताना चाहूँगा सर, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेनिंग के लिए, जो ग्राउंड है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। तीसरा जो मैं कारण बताना चाहूँगा सर कि जो प्लेयर्स को इंसेंटिव नहीं है, कैरियर की लेंथ काफ़ी छोटी होती है और उनको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल पाता है सर। चौथा मैं सर जो कारण बताना चाहूँगा सर, जो हमारा इंटरनेशनल कोलिब्रेशन है प्लेयर एक्सचेंज का, कोच एक्सचेंज का, वो सर काफ़ी कमज़ोर है। पांचवा मैं बताना चाहूँगा सर कि जो मुख्य हमारा फोकस रहता है सर, वो क्रिकेट जैसे गेम पे या फिर दूसरे गेम पे रहता है, जहाँ की एक्वाटिक्स में सर जैसे 48 मेडल हैं, जिम्नास्टिक में 36 मेडल हैं, वैसे गेम को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारी परफॉर्मेंस के कुछ मुख्य 5 कारण हैं। सोशल एटीट्यूड आपने कहा, इसका क्या मतलब होता है? जैसे गेम्स के प्रति सोशल एटीट्यूड? जी सर, जैसे लोकल कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो इसमें सर दिखाया जाता है कि लोगों को सबसे पहले सर जो अपनी आजीविका सिक्योर करने के लिए सर पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करने को बोला जाता है। तो ये सर सोशल एटीट्यूड है कि जिसमें स्पोर्ट्स को सर कम प्रमोट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा ही सर। ओके, आपने सोशियोलॉजी में एमए किया है, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी ले लिया? जी सर। ठीक, तो और राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं? जी सर। एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार अगर हम रेप केसेस में स्पेशली देखें तो राजस्थान टॉप पे है। जी। पैट्रियार्की के अलावा क्या कुछ स्पेसिफिक कारण है, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक कारण, जैसे समझिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूरे इंडिया में प्रिवेल कर रहा है तो राजस्थान में भी कर रहा है, लेकिन राजस्थान में क्या स्पेसिफिक कारण है, कुछ बता सकते हैं आप जो अदर स्टेट से अलग हो, जो राजस्थान का स्पेसिफिक हो? क्यों इतने रेप केसेस वहाँ सब टॉप पे क्यों है? जी सर, जो इसके जो मैं मुख्य कारण समझता हूँ सर, जो पूरे भारत से सर राजस्थान की सिचुएशन एक टिपिकली रूप से अलग इसलिए है सर, राजस्थान एक प्रिंसली स्टेट रहा था सर, तो वहाँ पे सर 13 गुलामी सहन की थी लोगों ने, तो वहाँ पे सर कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट नहीं हुए थे। दूसरी तरफ भारत में देखा जाए तो सर 1800 के बाद से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, तो राजस्थान में सर किसी प्रकार की सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मेजर हुई नहीं सर पहले। दूसरा सर इम्पोर्टेंट कारण है सर कि वहाँ पे जो जियोग्राफिक और जो क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी हार्ड है सर, तो लोगों को सर जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम है सर वो अपनी आजीविका अर्जन करने में ही सर लग जाता है। तो उसके बाद सर जो सामाजिक जो रिफॉर्म्स, जो सोशल रिफॉर्म्स लाने हैं, उसके लिए सर वो उतना एफर्ट नहीं डालते। और तीसरा सर जो मैं मुख्य कारण समझता हूँ, जो पैट्रियार्की के जो प्रिजुडिसेस हैं, जो हम महिलाओं के लिए 4 प्रिजुडिस रखते हैं कि वो वीकर हैं, इमोशनल हैं, रेशनल। बहुत बढ़िया। एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल है। जी सर। लॉन्गी मैन के बारे में सुना है क्या है? लॉन्गी मैन, ड्रैगन मैन? जी सर। क्या है बताइए? सर ये कुछ फॉसिल्स के नाम हैं जो सर चाइना के अंदर मिले थे, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। गौरव जी मैम, मुझे ये बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी 3 चुनौतियां इस वक्त क्या हैं?
जी मैम, जो मुख्य 3 जो चुनौतियां हैं जो मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ सर मैम, सबसे पहली जो चुनौती है, जो एनपीए बढ़ रहा है वापस बैंकों का, ठीक वो है। है। दूसरी? दूसरी जो है मैम कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो पहले से कमज़ोर था, वो मैम कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ठीक है। ज़्यादा कमज़ोर हो तीसरी? गया। तीसरी जो मैम मैं समझता हूँ, जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है सर, मैम जो उसका सुधार नहीं हो पा रहा है अभी भी मैम। ठीक है। गौरव, आपने राजभाषा के संदर्भ में कुछ काम किया है। जी मैम। गौरव, क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में अंग्रेज़ी आना आवश्यक है? जी मैम, अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए मैम कि अंग्रेजी एक आवश्यक भाषा बन चुकी है आज के क्यों जर्मन्स, चाइनीज़ ये तो अंग्रेज़ी नहीं सीखते हैं? ऐसा जी। क्यों है कि भारत में ही अंग्रेज़ी को इतनी महत्वता दी जाती है? जी मैम, उसके जो 2 या 3 प्रमुख कारण हैं। पहला तो मैम कि हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे थे, तो उन्होंने इंग्लिश को जो प्रमोट करना स्टार्ट किया था 1800 के बाद मैम, जो 1813 के एक्ट के बाद, तो उसके बाद से मैम हमारे यहाँ इंग्लिश का प्रचलन एक तो बढ़ गया। दूसरा मैम कि जो यूएस की हेजेमनी थी, जिसमें उसकी कल्चरल हेजेमनी का एक पार्ट था कि जो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको डेवलप किया जाए, तो उसका मैम हम हुए। तीसरा जो हमारे ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी रिफॉर्म है, उसके बाद सर बाहर से जो एमएनसीज आई हैं और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, वो मैम इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी। अगर मैं आपको एक चॉइस दूं कि आप जी 2 मैम। लोग हैं जिन्हें आप हायर कर सकते हैं, जी मैम। एक जिसे सिर्फ हिंदी आती है लेकिन बहुत अच्छे से हिंदी आती है, जी काम में भी सक्षम है, दूसरा जिन्हें हिंदी अंग्रेजी दोनों आती है लेकिन काम में ठीक ठाक है, आप किसका चुनाव करेंगे? मैम, जो मेरा जिस प्रोफेशन के लिए मैं जो सिलेक्शन कर रहा हूँ, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट नॉलेज है, जो क्षमता है, जिसमें भी है मैम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसको कौन सी नॉलेज आती है, मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा मैम। चलिए ठीक है। आपके पिताजी शिक्षक हैं, जी मैम। मुझे ये बताइए क्या ग्रामीण और शहरी बच्चों की शिक्षा प्रणाली में कुछ अंतर होना चाहिए या दोनों को सेम तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए? जी मैम, जो रूरल सेटअप है, वो जो एजुकेशन का काफ़ी अलग है और उनका जो आउटकम भी काफ़ी अलग है, तो उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैम। क्या अलग होना चाहिए? जी मैम, जो मुख्य जो 4 बातें मैं सोच पा रहा हूँ जो अलग होनी चाहिए। मैम, जो शहरी बच्चे हैं उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो मैम जो ग्रामीण इलाके हैं उनके हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर लैब है, जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब है, उनको मैम डेवलप करना चाहिए। दूसरा मैम कि जो ग्रामीण क्षेत्र में मैम कि जो एसेसरीज़ हैं, जैसे बुक्स वगैरह हैं, जो ड्रेसेस वगैरह हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए मैम। तीसरा मैम कि जो मिड डे मील स्कीम चलती है मैम, जो मैम अर्बन एरिया में उसकी ज़रूरत कम महसूस होती है, लेकिन ग्रामीण एरिया के अंदर उसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। चौथा मैम कि जो स्किल डेवलपमेंट करना है मैम, तो उसका रूरल एरिया के अंदर हमें वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह मैम प्रोवाइड करवानी चाहिए मैम। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा जी कि मैम। राजस्थान में एक कंट्रोवर्सी चल रही है टॉन जीन्स और घूंघट। अगर आपको दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो आप क्या चुनेंगे, घूंघट चुनेंगे या टॉन जीन्स चुनेंगे? मैम, मैं इस पे मैम जो इंडिविजुअल की चॉइस है कि उसका मतलब कि क्लोथिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। क्यों तो आपको नहीं लगता कि घूंघट प्रगतिशील महिलाओं के लिए सही नहीं है? जी मैम, जो घूंघट की प्रथा है मैम, वो समाज के बहुत खिलाफ है। मैं तो आप घूंघट के खिलाफ हैं लेकिन टॉन जीन्स के फेवर में भी नहीं है। मैम, वो इंडिविजुअल की चॉइस है मैम कि वो किस क्लोथिंग पैटर्न को फॉलो करना चाहता है, तो हमें किसी पे थोपना नहीं चाहिए मैम। पर घूंघट की प्रथा खत्म होनी चाहिए नहीं होनी जी चाहिए? मैम, ज़रूर होनी चाहिए मैम। तो फिर हमारे कल्चर का क्या? मैम, जो कल्चर है मैम, वो जो यदि हम सोसाइटी में देखें, बहुत सारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं मैम, तो वो एक साथ एक हार्मोनी में एग्जिस्ट करती हैं। जिस समय ज़रूरत थी घूंघट की मैम, कि जो मेडिवल टाइम था, उस समय जो बाहरी आक्रांता आते थे, इसलिए घूंघट की ज़रूरत पड़ी थी। उसका उस टाइम पे कुछ फंक्शन था। आज वो एक डिसफंक्शन बन चुका है, तो उसको हमारे कल्चर और सोसाइटी से बाहर निकलना चाहिए मैम। धन्यवाद गौरव। थैंक यू मैम। गौरव, घूंघट प्रथा मध्य एशिया में भी है, मिडिल ईस्ट में, अरब में, इराक में। क्या इसका वहाँ के स्थानीय भूगोल से कोई संबंध है? जी सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर जो वहाँ पे सर जो मिडिल ईस्ट में सर जो ट्रॉपिकल हैं और वो डेजर्ट एरिया है और काफ़ी ज़्यादा सनलाइट आती है सर, तो स्किन को बचाने के जो फेस क्या स्किन है घूंघट प्रथा पुरुषों में भी है? सर, पुरुषों में जो दूसरा जो मैकेनिज्म अपनाते हैं सर, वो जिसमें ना दाढ़ी और मूंछ को सर बढ़ा के अपनी स्किन को कवर करते हैं उनके।
जो अच्छा। रेडिएशन के खिलाफ। आपने अपने एक उत्तर में कहा था कि हमें हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी के वजह से हम बहुत सारी चीज़ें समस्याओं से ग्रस्त हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी से इतना परहेज क्यों करते हैं? आखिर इनफॉर्मल इकोनॉमी के होने से क्या क्या परेशानियां हैं? हज़ारों साल से हमारी इकोनॉमी तो इनफॉर्मल ही रही है। सर जो मेजर जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि इनफॉर्मल इकोनॉमी से क्रिएट होती हैं, सर सबसे पहला सर कि जो टैक्स कलेक्शन है सर जो गवर्नमेंट का, वो सर काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, उसका बेस काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम में जो वहाँ पे सर वो जो वर्कर और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सर, उनको सर सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती। और सर उसमें जनरली देखा गया है कि जो वर्कर हैं हमारे यहाँ लेबर, जो एक्सेसिव अमाउंट में है, तो सर उनका एक्सप्लॉयटेशन भी सर किया जाता है। तीसरा कारण है सर कि जो हम पॉलिसी निर्माण करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सर उसका सर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि सर जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है सर उसके डाटा नहीं होते, तो उसकी वजह से सर जो हम कोई भी स्टेप लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो सर उनका हम इनफॉर्मल इकोनॉमी की क्या परिभाषा है, या इनफॉर्मल इंटरप्राइज की क्या परिभाषा है? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ सर कि उनको सोशल सिक्योरिटी नेट और फिक्स्ड इनकम जो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, तो सर उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी मानते हैं, जो किसी एक्ट वगैरह के अंदर नहीं आते और अपना इनकम टैक्स वगैरह फिल नहीं करते। लेकिन सामाजिक सुरक्षा तो अब संगठित कंपनियों में भी कम होती जा रही है। अब तो हायर एंड फायर पॉलिसी है, कंपनियां वर्कर्स को निकाल देती हैं 1 महीने का नोटिस दे के। तो क्या आपको लगता है कि जो संगठित क्षेत्र है या जो फॉर्मल है, वहाँ श्रमिक अब सुरक्षित कार्य कर पा रहे हैं? सर जो मार्केट फोर्स है और कैपिटलिज्म है सर, उसके अंदर सर जो मार्केट डिमांड के हिसाब से चलना पड़ता है, तो सर जो सोशल सिक्योरिटीज मोस्ट ऑफ द मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। इनफॉर्मल में भी असुरक्षित रहते हैं, फॉर्मल में भी असुरक्षित रहते हैं। सर फॉर्मल इकोनॉमी में सर जो एक्सप्लॉयटेशन है लेबर का, सर उतना नहीं है जितना सर इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर है, क्योंकि सर उसको गवर्नमेंट किसी तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकती इनफॉर्मल इकोनॉमी को। जो फॉर्मल इकोनॉमी है सर, उसमें सर रेगुलेशन किया जा सकता है, गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटरिंग की जा सकती है, सर्विलेंस हो सकती है इजीली। ठीक है गौरव, जाते जाते ये बता दीजिए, आपने खनन अभियांत्रिकी पढ़ा है। जी सर। खनन और उत्खनन में क्या फ़र्क होता है? माइनिंग एंड क्वायरिंग। माइनिंग एक शब्द, एक क्रिया है, क्वायरिंग एक दूसरी क्रिया होती है। सर जहाँ तक मुझे इस विषय के बारे में ज्ञात है, क्वेरिंग सर जब भी किसी भी जगह पे हम एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जब आवर बर्डन को हटाते हैं और जो भी प्लान करते हैं, उसके बाद अंदर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को सर क्वेरिंग बोलते हैं। और माइनिंग सर जब हम जो और है या जो भी उसकी कोल सीम है उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको सर माइनिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है सर। ये आप अनुमान विधि के आधार पर आपने बताया कि आपको पक्का पता है? जी सर, मैं गेस कर रहा हूँ इस विषय में। ठीक है गौरव, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा परफॉर्मेंस? आप तो कई बार इंटरव्यू के अनुभव से गुजर चुके, निकाल लीजिए मास्क। जी सर, जी। क्या मूल्यांकन है आपका? सर कुछ 2-3 गलतियां कर दी सर मैंने। एक क्या तो क्या? सर मैंने कोट का बटन ओपन नहीं किया था बैठते समय, ठीक उसे है। मैं भूल जाता हूँ। और दूसरा सर, जैसे लोहिया जी के बारे में भी मुझे नॉलेज होना चाहिए था, वो भी मैं अच्छे से नहीं बता पाया। सर कुछ कुछ यही प्रॉब्लम नज़र आ रही है सर मुझे। देखिए, आप बड़े ही शानदार कैंडिडेट हैं गौरव, आपने सफलता हासिल कर ही ली है। जी और हमें लगता है कि आप यूपीएससी में भी एक शानदार सफलता दर्ज करेंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा रहा, वंडरफुल परफॉर्मेंस। प्रवेश अच्छा है, आपका अभिवादन, शिष्टता, पूर्णाचरण, बैठने की भंगिमा अच्छी है, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा है, प्लेजेंट है, सकारात्मक है, जी कॉम्प्रिहेंशन सवालों का अच्छा है, जी आप सवाल का मर्म समझ जाते हैं, जी सर। उत्तर आपके अच्छे हैं, फ्लो है उत्तर में, जी सर। तर्कपूर्ण तरीके से आप और स्पष्ट रूप से आप बताते हैं, लॉजिकल और क्लियर एक्सपोजिशन है, थैंक यू सर। पावर ऑफ एसिमुलेशन क्रिटिकल तरीके से है। लगभग जितने पैमाने यूपीएससी ने बताए हैं इंटरव्यू में जांच करने के लिए, जी वो सर। है। लेकिन एक आध चीज़ें हैं जो वीडियो 1-2 बार देखिएगा तो आपको खुद महसूस होगा। जी सर। कई बार लगता है कि आप इतने अच्छे हैं, मतलब आपका उत्तर इतना अच्छा है कि वो कभी कभी
बनावटी दिखने लगता है, स्वाभाविक ना होकर वो मैकेनिकल सा दिखने लगता है। सर जैसे कि आपने किसी सवाल के जवाब में कहा कि मैं 5 कारण बताना चाहूँगा, जी सर। तो आपने उसको बताया ऐसे कि मैं पहला कारण बताना चाहूँगा महाशय ये, फिर आपने कहा मैं दूसरा कारण बताना चाहूँगा महाशय ये, जी सर। फिर तीसरा कारण बताना चाहूँगा महाशय ये। तो ये बड़ा बनावटी लग रहा था। मतलब आपने 5 बार ये वाक्य कहा, मैं बताना चाहूँगा। एक बार कह के आप उसको शैली बदल सकते थे कि सर पहला कारण मुझे लगता है ये है, दूसरा कारण ये है, जी सर। क्योंकि वो रिपीटिशन एक ही वाक्यांश का मैं बताना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा, मैं बताना जी चाहूँगा, सर, जी सर, जी सर। वो थोड़ा सा बनावटी लग रहा था। आप सुनिएगा तो आपको खुद भी अंदाजा होगा। तो वो थोड़ा सा अटपटा लगा, उसको थोड़ा सा कर लीजिए दुरुस्त। जी सर। और जब आप इतने सारे सवालों के अच्छे जवाब देते हैं जी सर। तो बोर्ड की इच्छा होती है कि 1-2 सवालों का जवाब आप न भी दें, जी सर। आप ये कहें कि सर ये मुझे नहीं पता। जी सर, जी सर। जैसे जाते जाते खनन उत्खनन अगर क्लैरिटी नहीं थी जी सर। तो कह देते कि सर पता नहीं, ये बहुत सीधी सी छोटी सी चीज़ है शायद, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया। बिल्कुल सर। ये आपको पता है कि बहुत सारे खनिज भारी होते हैं, मेटलिक ओर्स होते हैं, तो ज़मीन में नीचे दबे हुए हैं, जी सर। और जो नॉन मेटलिक ओर्स हैं हल्के हैं, ऊपर होते हैं। जी सर। तो जिसमें बहुत लंबवत खुदाई न करने की जरूरत पड़े, ऊपर ही से इकट्ठा हो जाए, वो है उत्खनन। जी सर। ओपन कास्ट माइन में जो कार्य होता है जी सर। वो उत्खनन है, और अंडरग्राउंड माइन में जो काम होता है वो है माइनिंग। जी सर। बहरहाल, तो कहीं कहीं आप कहिए, मतलब आप 2-4 ऐसे मौके तलाश करिए जी सर। जहाँ पर कि ये आपको साबित करने का अवसर मिल जाए कि आप कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं। जी सर। ठीक है? इस विषय का ध्यान रखूंगा सर मैं। हैं? इस पे ध्यान रखूंगा सर मैं कि जिन पे गेस करना है वहाँ पे मना कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, थोड़ी सी अपनी बौद्धिक ईमानदारी सिद्ध करने के लिए, ताकि ये पता लगे कि आप परिस्थितियों में स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों की निरक्षीर दृष्टि भी रखते हैं जी कि सर। किस समस्या के समाधान का प्रयास करना है, किसके समस्या का समाधान का प्रयास नहीं करना है। दूसरे को मौका देंगे, भाई टीम वर्क होता है ना। जी सर। तो सारा काम आप थोड़ी थोड़ी करेंगे, किसी कोई काम दूसरे को सौंपेंगे, डेलीगेट करेंगे। जी सर। तो जब आप कहते हैं कि सॉरी ये काम मुझे नहीं आता या ये इस सवाल का जवाब नहीं आता, तो उसमें एक छिपा हुआ रहता है कि मौका मिलने पे आप ये काम डेलीगेट करके दूसरे को देंगे। जी सर। जी सर। तो ऐसे एक आध अवसरों का फ़ायदा उठाना है, दिखाना है। यही 1-2 चीज़ें कुछ कमज़ोरी नज़र आई। जी सर। और ड्रेस भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन टाई का कलर सारा ब्लू थोड़ा सा दिख रहा है। कोई सर दूसरा? ये कंफ्यूजन सब ने सर, मैं पहले मैरून और रेड पहनता था तो उसको ब्लू करवाया है सब ने। चलिए तो- ठीक है। तो उसका सर मैं 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा सर। अंगूठी पहन के जाएंगे? नहीं सर, आप ये पूछिए। सर सबसे पहले सर मैंने मतलब कि जैसे मुझे बोलते हैं कि आप इंस्टेंट रिप्लाई कर देते हो, तो सर मैंने पॉज लेके रिप्लाई किए थे। मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि मैं क्वेश्चंस को काट रहा हूँ बीच में? नहीं ठीक है, ऐसा नहीं लगा। नहीं सर। और दूसरा सर कि जो ये तरीका है कि इसके 4 कारण हैं, इसके 3 कारण हैं, ये 3 प्रॉब्लम है। नहीं, ये तरीका अच्छा है, जी सर। बस सिर्फ ये है कि एक रास्ता आ जाते। अगर आप वाक्य का ढांचा एक ही रखेंगे, सेम वाक्य 5 बार बोलेंगे, तो उसमें एक रास्ता नामक एक दोष आ जाता है। जी सर। इंसान चाहता है थोड़ा सा परिवर्तन। जी सर। जी सर। अब जैसे सॉरी ही बोलना है तो बार बार सॉरी सॉरी कहने में एक रास्ता आ जाती है, तो उसको बदल के कहा जाता है। भाव वही रहे, शब्द बदल जाए। जी सर। सर एक जनरली बोर्ड में पूछा जाता है जब लास्ट के समय कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो क्या, तो सर ऐसे क्वेश्चन का क्या रिप्लाई करना चाहिए? देखिए, उसका ज़्यादा सुरक्षित उत्तर है कि नहीं सर, ठीक है, वो शायद वो एक ट्रैप होता है जी सर। कि कहीं किसी प्रश्न से आपके मन में कोई चिढ़ तो नहीं है, जी सर। और वो एक मनोवैज्ञानिक जांच करने के लिए सवाल का सामने रखा जाता है। जी सर। तो उसको बहुत ही विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए बताना है कि नहीं सर। और सर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमसे कोई ऐसा क्षेत्र छूट गया जिससे आप चाहते हो कि हम आपसे प्रश्न करें,
तो लास्ट में हाँ, पूछते हैं सर। ये एक क्रिएटिव आपका डिजायर, अगर आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे पूछा जाता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, जी सर। तो आपके अपने मूल्यांकन के हिसाब से आपके व्यक्तित्व का जो मजबूत पहलू है जी सर। उसको उजागर करना चाहिए। और अगर इंटरव्यू में प्रश्नावली के माध्यम से वो नहीं आ पाया है वो पहलू, जी सर। तो वहाँ आप ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जोखिम ये है कि उस पर वो एग्रेसिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, जी सर। तो आप अगर उस पक्ष पे तैयार हैं अपने आप को, जी तो सर। उसको उजागर करिए। जी सर, मैं ध्यान रखूँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।